फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है विजेंद्र नागदा क्लास ऑफ हिस्ट्री में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के 3 मार्क के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आप भी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन। All the questions are very important. The first question of this series is explain the 3 stages of resource planning in India. Resource planning in India के तीनों स्टेज को बताइए। It is the most important question. ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आपको ये क्वेश्चन तो याद करना ही है। भारत में संसाधन की योजना क्या है, उसके 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आर नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस की पहचान करना और उनकी एक इन्वेंट्री यानी एक सूची तैयार करना। सबसे पहले देश की रिसोर्स प्लानिंग की जो योजना है उसमें देश में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी पहचान करना और उन सब की एक सूची तैयार करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सेकंड वन इज टू इवॉल्व अ प्लान स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। फिर जितने भी रिसोर्सेज देश में अवेलेबल हैं उन सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे देश में एक उचित तकनीक, कौशल और संस्थाओं का निर्माण करना जिसके द्वारा हम इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। तो इस तरह से एक प्लान स्ट्रक्चर बनाना जिसमें तकनीक, कौशल और संस्थाओं के निर्माण द्वारा इन उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। और तीसरा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब के विकास की योजना का देश के विकास की योजना के साथ मैच करना। ठीक है, जितने रिसोर्सेज है उसमें कितने रिसोर्स किस मात्रा में कब कब निकाले जाएंगे जिससे हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो यूज़फुल भी हो सके। तो ये जो है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है और साथ ही साथ इसी में हमारे देश की अभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं जिससे देश का अधिकतम डेवलपमेंट हो सके। तो इन दोनों प्लान को मैच करना, दैट इज़ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और ये तीनों स्कोरिंग, ये पूरे 3 में से 3 मार्क्स आएंगे अगर आप ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। 3 मानवीय गतिविधियां बताइए जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है, भूमि के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो ह्यूमन बींग्स द्वारा, मानव द्वारा की गई पहली एक्टिविटी है माइनिंग, खनन। ठीक है, दूसरा है ओवर इरिगेशन, अति चराई। तीसरा ओवर ग्रेजिंग और चौथा है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, खनिजों को निकालने वाले जो उद्योग हैं, ये चारों वो कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि प्रदूषण होता है। माइनिंग से पोल्यूशन के साथ साथ वनों की कटाई होती है जिससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, साथ ही बहुत सारे केमिकल्स जो हैं भूमि में मिल जाते हैं। ओवर इरिगेशन होता है, ज़्यादा सिंचाई होती है या जानवरों की चराई होती है। ये दोनों वो कारण हैं जिसकी वजह से भी भूमि में बहुत सारे जो है लवण या अवयव मिल जाते हैं जो भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सभी बस इन पॉइंट्स को पढ़ लें तो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैव लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब जो है संसाधनों का जो है इस तरह से उपयोग किया गया है कि इसने हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जो है कुछ लोगों के पास संसाधनों को अधिकतम उपयोग कर पा रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से ये भेदभावपूर्ण रिसोर्सेज का जो यूज़ हो रहा है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स
को क्रिएट करता है, इसको जस्टिफाई करना है। पहला इसका जो है जस्टिफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कुछ लोगों की लालच को पूरा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो है हमारे जो हम निकाल पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इन डिस्क्रिमिनेशन में ये। दूसरा, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ज़्यादातर रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास ही हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, बड़ी बड़ी माइंस के मालिक हैं, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उन्हीं के अधिकार में हैं। एंड थर्ड, इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इन लोगों द्वारा संसाधनों का इतना अधिक उपयोग किया जा रहा है कि इसने पर्यावरण में जो है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण भी बने हैं। तो इन संसाधनों का जो है भेदभावपूर्ण वितरण जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। तो ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द सोइल टाइप विच इज़ वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। वेस्टर्न या पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक्सप्लेन 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोइल। इस मिट्टी की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, और साथ ही साथ विच मेक इट्स अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जो इस मिट्टी को खेती के लायक नहीं बनाती। इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि ये खेती लायक नहीं होती है? तो खेती लायक अनुपजाऊ मिट्टी में जो मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है दैट इज़ एरिड सॉइल, रेतीली या सैंडी सॉइल जिसको हम कहते हैं, मरुस्थली मिट्टी, वो राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें एक तो नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, हाई सॉल्ट कंटेंट। दूसरा, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूमस बहुत कम मिलता है और नमी धारण करने की क्षमता भी इसकी कम होती है। तीसरा, इट हैज़ कैल्शियम डिपॉजिट्स, इस मिट्टी में कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा रहता है, और कैल्शियम ज़्यादा होने से कंकर्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं इसमें, मतलब पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स जो है बड़े रहते हैं। कंकर दैट प्रिवेंट्स द परकोलेशन ऑफ वाटर, जो पानी को अच्छी तरह से जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वेस्टर्न राजस्थान की सोइल, एरिड सोइल के बारे में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय, कोई 3 मेजर्स, 3 उपाय बताइए। ये जनरल सामान्य क्वेश्चन रहता है लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, वनीकरण, वन लगाना, और जो ग्रेजिंग है, चराई है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही जानवर चरे, पूरे ना चरे, इस तरह का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स फॉर ऑफ प्लांट्स, खेतों के चारों तरफ शेल्टर बेल्ट्स बना दी जाए जो क्या है इरोजन को रोक सके। फिर ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस। मरुस्थलों में थोर्नी बुशेस लगाकर क्या है सैंड ड्यून्स का जो शिफ्टिंग होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए तो भी लैंड डिग्रेडेशन कम किया जा सकता है। फिर प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी रहता है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल अगर किया जाए तो हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, जो कोई से भी 3 अगर हम लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच सोइल इज कॉल्ड रेगर सोइल, एक्सप्लेन एनी 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोइल। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। रेगुर सोइल कौन सी मिट्टी को कहते हैं और इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं बताइए। तो ब्लैक सोइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सोइल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ब्लैक या काली मिट्टी को ही रेगुर सोइल भी कहते हैं। और इसकी विशेषताओं में सबसे पहले ये नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती, कैन होल्ड मॉइस्चर मोर। फिर डेवलप क्रेक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मियों में इस मिट्टी में क्रेक्स पड़ जाते हैं विच हेल्प्स इन एरिडेशन ऑफ सॉइल, और इसकी वजह से मिट्टी के अंदर हवा आसानी से जाती है जो कि क्या है सॉइल को उपजाऊ बना देती है। तो ये क्रैक्स जो है होना भी इसके लिए अच्छा रहता है। फिर सोइल इज स्टिकी,
ये सोइल चिपचिपी रहती है व्हेन वेट, गीली होने पर ये चिपचिपी होती है, एंड सो हैज़ टू बी टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और इन द प्री मॉनसून पीरियड। और इसको जैसे ही बरसात हो जाती है तुरंत इसको क्या है, जुताई करना इसमें आवश्यक होता है, क्योंकि ये चिपचिपी हो जाती है। तो ये 3-4 इसकी विशेषताएं हैं रेगुलर सॉइल यानी ब्लैक सॉइल की, जो आपको याद रखनी है। इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of this chapter. Now we move on to the next chapter, question number 7. Which summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level? Explain sustainable development in this context. कौन सी समिट या सम्मेलन का आयोजन जो है पर्यावरण की सुरक्षा एवं सामाजिक और आर्थिक विकास संबंधित जो भी समस्याएं थी उसके लिए वैश्विक स्तर पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन के आधार पर बताइए कि सस्टेनेबल या सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो वर्ल्ड अर्थ समिट या जो पहला समिट जो आयोजित किया गया था 1992 में, वो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरो में किया गया था। तो रियो डी जेनेरो समिट या वर्ल्ड अर्थ समिट it is called, it was convened in 1992 for addressing urgent problems of environment protection and socio-economic development at global level। तो ये 1992 का वर्ल्ड अर्थ समिट या रियो डी जेनेरो समिट आपको याद रखना है। फिर इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताया है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर दूसरा इसमें, इट ऑल्सो मीन्स दैट डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट विकास ऐसा विकास होना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि हम आज विकास कर लें और भविष्य विकास करने के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास जो है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी हम बचाएं, उसी को सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। जनरली इस चैप्टर में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज का डिफरेंस है, फिर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस है। तो ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इस डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आपको पहले तो दोनों ही जो टर्म दे रखी है उनकी डेफिनेशन आपको बतानी है और उसके बाद विथ एग्जाम्पल इसको आपको बताना है। तो 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। समाप्यता के आधार पर रिसोर्सेज के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो एग्जॉस्टिबिलिटी या समाप्यता के आधार पर रिसोर्स की 2 टाइप है, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं विच कैन बी रिन्यूड और रीप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको भौतिक, रासायनिक या मशीनी प्रोसेस के द्वारा फिर से उपयोग लायक बनाया जा सकता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रैप्लिनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है, कभी ख़त्म होना होने वाले रिसोर्सेज भी इन्हें कहा जाता है। इसकी एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाटर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, ये सारे सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल इसका उल्टा होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम पीरियड के बाद जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और उनको फिर से रिप्रोड्यूस होने में लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो है मेटल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसमें मेटल्स जो है वो रिसाइक्लेबल है, लेकिन फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिसाइक्लेबल है। एक बार यूज़ कर लेंगे तो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। मेटल्स तो फिर भी हम उसको बार बार रीयूज़, रिसाइकल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल्स में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के ऊपर ही 2-3 में से एक ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन याद करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन संरक्षण
के महत्व पर प्रकाश डालिए या उसको समझाइए। संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? बिकॉज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। कोई भी विकास का काम करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है। विकास या डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। बिना रिसोर्सेज के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, टू ओवरकम सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सभी तरह की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। संसाधनों का संरक्षण जो है पहले भी हमारे देश के नेताओं और विचारकों का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न रहा है, चिंता का विषय रहा है। और इसके लिए गांधी जी ने भी कहा है, देयर इज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। हमारे पास हमारी पृथ्वी पर इतने रिसोर्सेज हैं जो हम सब की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस कोटेशन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसके थ्रू आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही तरह से पूछा जा सकता है। ये कोटेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी का कोटेशन है जिसको आपको प्रूव करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ऑल्सो ए डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। डिफरेंस आपको इसमें बताना है और इस बार डिफरेंस है खादर एंड बांगर का। जो सोइल है एल्यूवियल सोइल, उसके दो टाइप होते हैं, खादर एंड बांगर। तो उसमें खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं? तो खादर इज़ अकॉर्डिंग टू एज दीज सोइल्स आर कॉल्ड ओल्ड एल्यूवियल सोइल्स। जो पुरानी मिट्टी होती है दैट इज़ खादर। जो नदी की बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो एल्यूवियल सोइल होती है। और उस सोइल में से जो पुरानी होती है, जो पहले की 2-3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी होती है, दैट इज़ खादर। फिर जो नई होती है दैट इज़ बांगर। जो इसी साल की बाढ़ से आई होती रहती है उसे बांगर कहते हैं। दीज सोइल्स आर लेस फर्टाइल। खादर जो है वो बांगर की तुलना में कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है, जबकि नई बांगर मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। फिर दीज सोइल्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। खादर मिट्टी में जो है कंकड़, सैंड पार्टिकल्स या जो होते हैं वो बड़े होते हैं, थोड़ी साइज़ जिसको हम कंकड़ कहते हैं वो बड़े रहते हैं, जबकि बांगर के सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है आपको। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन गली एंड शीट इरोजन। गली इरोजन यानी अवनालिका अपरदन और शीट इरोजन यानी चादर अपरदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। गली इरोजन यानी द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सोइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स और गलीज। जब बहता हुआ पानी मिट्टी के काट देता है और उसके अंदर गहरे में जो है नालियाँ बना देता है तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। जबकि शीट इरोजन वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ऑन ए स्लोप। जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी धीरे धीरे करके हल्के स्लोप पर बहता है, हल्के ढलान पर बहता है और मिट्टी की ऊपर की परत को धीरे धीरे बहा कर ले जाता है, उसे शीट इरोजन कहते हैं। फिर दूसरा, द अनफिट लैंड कोज्ड बाय गली इज कॉल्ड बैडलैंड और रेविन्स। जो जमीन अवनालिका अपरदन द्वारा काट ली जाती है या बह जाती है वो जो है अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, और ऐसी ज़मीन को बैडलैंड यानी खराब भूमि या फिर रेविन्स यानी बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, चंबल के बीहड़ इसमें फेमस हैं। फिर दूसरा, द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस प्रोसेस इज नोन एज शीट इरोजन। जब मिट्टी की ऊपर की परत पूरी तरह से बह जाती है उसी प्रोसेस को शीट या चादर अपरदन कहा जाता है। फिर गली इरोजन होता कहाँ है? तो जनरली इन हैवी रेनफॉल एंड हिली एरियाज़ में होता है। गली अपरदन जो है ज़्यादातर अधिक वर्षा वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, जबकि शीट इरोजन या चादर अपरदन जो है कम वर्षा वाले और मैदानी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस वीडियो का
अंतिम प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक और रिजर्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टॉक मीन्स a material found in our environment can satisfy many of our need, but they are not used because of lack of appropriate technologies। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले या पर्यावरण में पाए जाने वाला वे पदार्थ जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उनका यूज़ हम अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या जो है तकनीकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी पर्याप्त नहीं है जिसकी वजह से हम उनका यूज़ कर सके। तो ऐसे सभी पदार्थ जो है जो जमा हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ स्टॉक। फिर रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व जो होता है इज दोज पार्ट्स ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का वह पार्ट होता है जो यूटिलाइज किया जा सकता है यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो तकनीकी अवेलेबल है उस तकनीक का प्रयोग करके हम रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और उन्हें हमने भविष्य की जनरेशन्स के लिए बचा कर रखा हुआ है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल जो तकनीकी की उपलब्धता के बावजूद भी हम नहीं निकालते हैं, उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, उन्हें रिजर्व कहते हैं। और स्टॉक वो होते हैं जो तकनीकी ना होने की वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप दोनों आपको याद रखना है। फिर उदाहरण की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन होती है। आप जानते हैं कि पानी जो है H2O से मिलकर बना है, और H2 में H2 मतलब हाइड्रोजन होता है जो कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन हमारे पास इस हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस करने की अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसलिए हम पानी से अभी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए पानी का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी, पानी जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ में लाया जा सकेगा। ठीक है, तो अभी पानी एज ए स्टॉक जो है वो जमा है। फिर रिजर्व के एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में अभी पेट्रोलियम का जो है एक वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने जितना भंडार तो है, लेकिन फिर भी हम उस भंडार का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उस भंडार में से बहुत सारा बचा कर रख रहे हैं, और हमारी आवश्यकता के लिए अभी हम बहुत सारा पेट्रोलियम विदेशों से आयात कर रहे हैं, और उस आयात करने की वजह ये है कि हमने भविष्य के लिए ये पेट्रोलियम को बचा कर रखा है। तो रिजर्व और स्टॉक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5 माह के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।